नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। आज भारत में जो भयावह स्थिति है, सरकार उन सभी परिस्थितियों से मुकर रही है। आप देख रहे हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं। 23वां दिन है आज, परंतु सरकार उनकी तरफ झुकने के बजाय वो इधर उधर जो दल्ले किसान हैं, जो किसान के नाम पर कलंक हैं, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, उनसे पंचायत कर रहे हैं, उन्हें मुआवजा दे रहे हैं। परंतु जिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने इनको सरकार बनाई, एसपी बीएसपी को हराया, कांग्रेस को हराया और यहाँ तक जयंत चौधरी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो उसको भी हराया। इसके बावजूद भी सत्ता पर बैठने के बाद ये लोग निरंकुश हो गए हैं। अब किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सलाइट, माओवादी, अनेक ऐसे बदनाम नामों से जोड़ रहे हैं, जो उनका दूर दूर तक इस तरह का कोई रिश्ता नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। आज दिल्ली में मैं भी बैठा हूँ, मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ। इस सरकार ने जिसने भी आंदोलन किया अन्ना हजारे के बाद, अन्ना हजारे तो इनका समर्थित आंदोलन था, इन्हीं का आंदोलन था कांग्रेस को बदनाम करने का। परंतु आज इनकी 6-7 साल हो गई, जब से कोई भी आंदोलन करता है उसी को ये बदनाम करते हैं। चाहे SC ST के लोग आंदोलन करें, चाहे मुसलमान NRC के खिलाफ आंदोलन करें, चाहे किसान MSP के लिए जो 3 काले कानून बनाए हैं इन्होंने, भंडारण जो इन्होंने अनलिमिटेड किया है, कॉन्ट्रैक्ट खेती की है, उन सब को रद्द करने की मांग है किसानों की। उनको नहीं कर पा रहे, कारण जिन्होंने इलेक्शन में बहुत सारे पैसे देकर इन्हें प्रचार माध्यम से जिताने का काम किया था, इन व्यापारियों ने, इन कुछ घटिया व्यापारियों ने, जो पैसे के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता, देश भी नहीं दिखता, उन लोगों के इशारे पर ये कानून बनाए। बताइए, भंडारण की कोई लिमिट नहीं है, हमेशा रही है परंतु अब नहीं है। तो इसमें किसानों का क्या हित है, कोई बताएगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसका हित है, आप बताइए? व्यापारी का? और दूसरे भी इसमें बहुत सारे कानून हैं, हमें समझ नहीं आता। ये अच्छा बिल चिल्लाते हैं। जिस तरह ये काशी में जाके पानी सूरज की तरफ डालते हैं और कहते हैं सूरज महाराज प्रसन्न हो गए, उसी तरह ये बिलों को अच्छा कह रहे हैं। न तो बिल अच्छा है, न सूरज को देने की पानी देने की अच्छी कोशिश है। ये ब्राह्मणवादियों की सरकार है। इनके निकम्मे पूर्वजों ने इनको विदेशी घोषित किया है। जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपनी डिस्कवरी किताब में लिखा है कि हम विदेशी हैं। अब हर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश रहती है इनको। इस तरह कैसे चलेगा? ये सरकार निरंकुश क्यों हो रही है? क्या आप जान सकते हैं? ये आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि निरंकुश सरकार क्यों हो रही है। एक तो व्यापारी इनके हाथ में है, जो अनलिमिटेड प्रचार में पैसा दे सकता है, सभाओं के लिए, लोगों को लाने के लिए, यहाँ तक उनको पैसे देने तक। दूसरा, EVM की चाबी इनके पास है, जब मर्जी जिसमें इतनी वोट बढ़ा लेते, जहाँ भी हार रहे होते हैं वहाँ इनका आदमी जीत जाता है। ये EVM और व्यापारियों की साठगांठ
बहुत भारत को बर्बाद करने की तरफ एक मोड़ दिया है। तुमने सभी कंपनियां बेच दी जितनी भी कांग्रेस ने बनाई थी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे BSNL हो, MTNL हो, चाहे पेट्रोलियम की कितनी भी कंपनियां क्यों हों। आप ONG करके है एक कंपनी जो गैस की है, उसको भी तुमने बेच रहे हो। आप व्यापारियों को क्यों नहीं कहते कि नया एयरपोर्ट खड़ा करें, नया रेलवे लाइन बिछाएं, फिर अपना बिजनेस करें। उसको प्राइवेटाइज्म कहते हैं। अपनी संपत्ति बेच के प्राइवेटाइज्म नहीं कह सकते, इसे ग्लोबलाइजेशन नहीं कहते। ये मूर्खता है, व्यापारियों की और पॉलिटिशियनों की मिली भगत है। मैं इतना ही कहता हूँ, किसी अडानी पे, अंबानी पे या किसी टाटा बिरला पे किसी पे पैसा है तो नया एयरपोर्ट बनाओ, नई लाइन बिछाओ, जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पर बिछाओ। बिछा सकते हो, कोई हाईवे बना सकते हो, कोई डैम बना सकते हो, या सिर्फ गवर्नमेंट से साठ गांठ करके ये कम पैसों पर खरीद कर उनको ब्लैक मनी दे रहे हो या उनका फ़ायदा उठा रहे हो इलेक्शन में जिताने का। ये बेहद गलत है, चिंताजनक है। पूरे सम्राट को गर्त में धकेलने का इनका ये तरीका है। ब्राह्मण जब जब तक सरकार में रहेगा, भारत बर्बाद की कगार पर चलता रहेगा। जब तक इस देश का मूल निवासी, इस देश का रहवासी जो इसे प्यार करता है, इससे मोहब्बत करता है इस देश से, वो जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। ब्राह्मणों को इस देश से कोई लगाव नहीं है। आप देखिए, सम्राट अशोक के समय में देश कितना बड़ा विशाल था, अखंड भारत था, जम्मू द्वीप नाम था उसका। फिर भारत पड़ गया इसका। कैसे पड़ा? ये ब्राह्मणों ने किया जो भी किया। जब से कितना विघटित हुआ देश, आज भी बराबर देश घट रहा है। जैसे ही दूसरों की वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इनके विरोधियों की, उसको देश बना देते हैं अलग से। जैसे पाकिस्तान बनाया, अफ़गानिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, नेपाल अलग से बनाया, बुद्धिस्टों के लिए नेपाल बनाया, बर्मा बनाया, श्रीलंका बनाया। तुम्हारा लड़ने का ढंग ठीक नहीं है। देश नहीं तो कोई भी नहीं, इतना समझ लो। अगर यही लोग जो तुम कह रहे हो खालिस्तानी और आतंकवादी अगर उधर तब मुँह कर गए तो तुम बच नहीं सकोगे। ये ईमानदार लोग हैं, इन पर लांछार मत लगाओ। ये भी अपनी IT सेल बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे कल बनाएंगे, और तुमसे पार पाएंगे, तुम्हें हर जगह हराएंगे। हर तुम्हारी सभा में विरोध करेंगे यही लोग, आज नहीं तो कल करेंगे। किसान भोला है, उसको तुम्हारी जो चतुराई की भरी बातें नहीं समझ में आती, परंतु जब से दिल्ली में आए हैं तुम्हारी एक एक बात का जवाब ठीक से दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा सा उनका फेवर किया है। जब तुम्हारी पुलिस रास्तों को खोद देगी, वहाँ पर गहरी खाई बना देगी, तो किसान दिल्ली में कैसे आ पाएगा? फिर बॉर्डर पर ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में तुमने याचिका दी, एक तरफ तो तुमने किसानों को उधर रोका, फिर दूसरी तरफ तुम उन्हीं के खिलाफ याचिका कर रहे हो। कितने गद्दार हो, तुम्हारे कितने गद्दारी के रंग हैं, ये निकल के आएंगे जब कोई मूल निवासी प्रधानमंत्री बनेगा। उस दिन निकल के आएंगे कि तुम कितने रंग हैं तुम्हारे गद्दारी के। कोई मालेगांव में बम करता है, प्रज्ञा ठाकुर अपने को कहती है, अरे तू ठाकुर क्या, कुछ भी नहीं है, तेरी औकात क्या? आतंकवादी, सरकार में आतंकवादी बैठे हैं सामने सामने, सबके सामने हैं, उनको बचा रही है सरकार। और जो भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनको ये डरा धमका रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। आज मेरी तरफ से इतना ही। किसानों ने मोर्चा संभाल रखा है,
तो अब वो टस से मस नहीं होंगे। जब वो कारगिल के बॉर्डर पर भी जाते हैं तो वहाँ जीत के आते हैं और यहाँ से भी वो जीत के ही जाएंगे। तुम जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लो, उन पर भी तुम्हारे हर बदनामी का सही जवाब है। वो योग्य लोग हैं और उनकी मांग भी तर्कसंगत है, न्याय संगत है। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।